ने इन्हीं की बात की, लेकिन आज भी वो किसान हाशिए पर ही खड़ा है। जेसीबी रोड बनाने वाली, उसने बच्चों को, मरते हुए बच्चों को उठाया और दफनाया गया बच्चों को। मैं ये कहता हूँ कि आप बिहार की तुलना कर्नाटका से क्यों नहीं कर सकते, महाराष्ट्र से क्यों नहीं कर सकते, गुजरात से क्यों नहीं कर सकते? सबसे बड़ा सेम मारने वाले मुख्यमंत्री आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन वो श्री जगन्नाथ मिश्र जी थे। सरकारी स्कूल को आपने एक उसको जो है ना एक इलेक्टोरल टूल के रूप में इस्तेमाल किया। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि बिहार की राजनीति को लेकर और खास करके बिहार चुनाव के मद्देनजर हम कुछ ऐसे लोगों से बात करेंगे जो बिहार की समझ रखते हैं, जो बिहारी हैं और जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में ऐसे रिसर्च किए, ऐसी थ्योरीज प्रोपाउंड की और ऐसे काम किए जिसमें बिहार कहीं ना कहीं फोकस में जरूर रहा। आज हम बात दो ऐसे बिहारियों से करेंगे जिन्होंने स्कॉलरली एकेडमिक जगत में और पत्रकारिता की दुनिया में एक मिसाल कायम की है, डॉक्टर मनीषा प्रियम और संतोष सिंह। डॉक्टर मनीषा प्रियम अभी फिलहाल दिल्ली में हैं और दिल्ली में रहते हुए इन्होंने डेवलपमेंट पॉलिसी और पॉलिटिक्स पर काफी काम किया है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ी हैं और फिलहाल ये शिक्षा के क्षेत्र में काफी काम कर रही हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं संतोष सिंह जी भी। संतोष जी असिस्टेंट एडिटर हैं इंडियन एक्सप्रेस के। बिहार को लेकर के इनकी पत्रकारिता का अगर हम समय काल देखें तो पिछले 15 साल से ये एक्टिवली रिपोर्ट कर रहे हैं बिहार पर और 22 सालों से इनका पत्रकारिता में रहा है। आप दोनों का, मनीषा जी और संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत द चरण पे। धन्यवाद जी, आभार है आपका। मनीषा जी, मैं शुरुआत आपसे करना चाहती हूँ। आपने जो एक कालखंड देखा बिहार में बतौर बिहारी होने के नाते और बतौर एकेडमिक होने के नाते, कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा मामला सोशलिस्ट होकर रह गया है। बिहार की पॉलिटिक्स हमेशा से समाजवादी पॉलिटिक्स ही रही है। ये कहना कहाँ तक ठीक होगा और यहाँ से आप आगे क्या देखती हैं? देखिए, ये सच है कि बिहार एक तगड़ा समाजवादी राज्य था। जैसे आपने बंगाल में कभी सीपीएम देखा, बिहार की मिट्टी जो है उसने कांग्रेस को भी बनाया। राजेंद्र बाबू भी आए, महात्मा गांधी निलाह किसानों के साथ आए। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि कांग्रेस भी अगर आई और जमी तो कांग्रेस का पुरजोर विरोध भी हुआ, और वो पुरजोर विरोध का प्लैंक जो था वो किसानी था। और जनमानस में कांग्रेस हमेशा से एक लिबरल अप्रोच भी रहा, लेकिन कांग्रेस में एक धड़ा जो था वो लेफ्ट और सोशलिस्ट की तरफ भी झुका। वो धड़ा यहाँ प्रबल रहा और एक तरह से 1942 की जो क्विट इंडिया मूवमेंट की जो क्रांति हुई वो उसका गढ़ एक तरह से बिहार में रहा। जेपी भी, उनकी पहली उपलब्धि जो थी वो यही थी। 1942 में एक तरह से जो कांग्रेस के शैकल्स थे नेहरूवाद के, और जहां गांधी वैसे तो आमतौर पर कांग्रेस पार्टी का सहयोग देते थे, लेकिन अगर नेहरू की बात आ जाती थी तो वो दिखला देते थे कि भाई ये है उनकी लाइन। तो नेहरूवाद से बिहार का एक तरह से 36 का आंकड़ा रहा, बहुत तीव्र आलोचना थी। और कांग्रेस के फोल्ड में रहते हुए भी बिहार ने समाजवाद का आवरण किया। गांधी को भी एक जो मिली समझदारी कि भारत की अगुवाई यदि करनी है तो गरीबी को और बिहार की गरीबी का आवरण अपने शरीर पे करना पड़ेगा। ये लेसन बिहार से आए। अंत में मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि बिहार ही वो जगह है जहाँ किसान आंदोलन, एक उन्मुक्त किसान जिसको सोशल मूवमेंट कहते हैं, ऑटोनोमस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी बनकर उभरा। और ये किसान आंदोलन वो नहीं जहां धन्ना सेठ मंडियों के बिचौलिए पने की बात कर रहे हैं, उन किसानों की बात थी जो खुद खेतिहर हैं, जो बिना जमीन वाले हैं। और वो परंपरा जो थी ऑल इंडिया किसान सभा वगैरह की, उसने नेहरू पर सबसे बड़े प्रश्नवाचक उस पर उठाए। अफसोस है उस इतिहास का जो इस इतिहास के फुटनोट्स में इन मूवमेंट्स को रखता है। स्वामी सहजानंद वैसे एक व्यक्ति थे जिन पर विदेश में शोध हुआ, लेकिन भारत में 2014 में भी तीन मूर्तियों मैंने एक बार कहा कि मैं साइड पे एक रिसर्च ये करना चाहती हूँ, तो मुझे कहा गया कि नहीं, ये मिक्सिंग ऑफ रिलीजन एंड पॉलिटिक्स थी। वो दंडी स्वामी थे, लेकिन बहुत बड़ा किसान आंदोलन उन्होंने खड़ा किया। और अंत में मैं ये कहूंगी कि समाजवाद की परंपरा जो आउटसाइड ऑफ कांग्रेस पार्टी भी जो निकली, वो भी सबसे प्रबल रूप से बिहार नहीं, बिहार नेपाल सब की राजनीति जो है, और ये गरीबी की राजनीति थी, किसानी की राजनीति थी। और आज बिहार के बेटी के रूप में कई साल, 30 साल भी बाहर रहने के बाद
दिल में या दिमाग में जो उफान है वो एक ही है, अपनी गंगा का उफान है। उसकी धारा जब इधर कटती है उधर बहती है, तो हर साल मन में चलता है कि इस साल कौन बिना जमीन के हो जाएगा, गंगा का कटाव किधर जाएगा, कितनी दूर भाग जाएगी। अब भी जब फोन करती हूँ तो लोग यही बतलाते हैं कि बाढ़ बहुत आई है, फसल खड़ी है, तैयार है, काट के कहाँ रखे हैं पता नहीं। तो मैं आपको ये कहूं कि कोई भी राष्ट्रीय दल बिहार में जीते या स्थानीय दल जीते, समाजवाद बिहार की परंपरा है, उसकी सच्चाई है और हमारा इतिहास है। और मुझे इस इतिहास पर, अपने भूमि की गरीबी पर गौरव है। संतोष जी, इतना अच्छा प्राइमर दिया मनीषा जी ने, एक आइडियोलॉजिकल प्राइमर दिया समाजवाद को लेकर के, बिहार को लेकर के। लेकिन ये क्या कारण रहा कि जिन किसानों के बीच से मूवमेंट शुरू हुए, देशव्यापी मूवमेंट शुरू हुए, प्री इंडिपेंडेंस या पोस्ट इंडिपेंडेंस, आज भी बिहार का किसान उसी हाशिए पर खड़ा है जिस हाशिए की बात, चाहे वो समाजवादी लेखक हो, मार्क्सिस्ट लेखक हो, कोई भी हो, वो चाहे मुक्तिबोध लिख रहे थे, वो फणीश्वरनाथ रेणु लिख रहे थे, वो बाबा नागार्जुन लिख रहे थे, सबने इन्हीं की बात की। लेकिन आज भी वो किसान हाशिए पर ही खड़ा है। तो कहां पे आपको पॉलिटिकल लीडरशिप में किस तरीके की कमी आपको दिखती है, जो पूरा का पूरा कालखंड बीता है, उसको अगर आप परिप्रेक्ष्य में रखकर बात करें? मैं थोड़ा सा आपको इंडिपेंडेंस के पीछे ले जाना चाहता हूँ। मनीषा जी ने बहुत अच्छी भूमिका बताई, मैं उनमें सिर्फ ऐड करना चाह रहा हूँ। आप देखिए कि अब इंडिपेंडेंस के पहले त्रिवेणी संघ आता है, जनेऊ आंदोलन होता है, और 1920 का जो दशक है ना, तो बहुत सारी छोटी-छोटी एक जैसे मुरहू में एक गोप सभा बनती है और बहुत तरीके हितकारिणी सभा बनती है, जाति के सूचक। और स्वामी सहजानंद सरस्वती का भी उन्होंने नाम लिया, बहुत बड़ा नाम है। किसी ने किसान को ऑन नहीं किया। ये किसान आंदोलन शुरू हुआ, समाजवादियों ने पार्टली ऑन किया, कम्युनिस्ट ने भी ऑन किया, सीपीआईएम में उसकी बात करती है कि जमीन को उसके आंदोलन हुए, बहुत सारे आंदोलन हुए बिहार में, बेगूसराय भी उसका गढ़ रहा। तो उसको वहां से उन्होंने क्या किया कि एक मिट्टी तो तैयार की, लेकिन किसान से उपजा, किसान से राजनीति उपजी, लेकिन किसान उसकी धुरी में कभी नहीं रहे, वो कहीं न कहीं हाशिए पे चले गए। अब देखिए कि जब त्रिवेणी संघ बनता है, वैसे तो जाति समूह था, तो उसको कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने क्या कहा कि आप उसको थोड़ा-सा रिप्रेजेंटेशन दिया। मुझे जहाँ तक याद है कि दासू सिंह हैं, उनको पहली बार 1952 में टिकट नहीं दिया। 1952 में टिकट नहीं देता है, उसके बाद में देता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी किसान की बात करता था, जो मजदूर की बात करता था, तो उसकी राजनीति को कांग्रेस कहीं न कहीं ओवरलैप कर देती थी। बाद में जब आता है कि एक काल आता है, कालखंड आता है, 67 बहुत लैंडमार्क ईयर है बिहार का। आप देखते हैं कि मैंने जो मेरी आने वाली किताब है उसमें मैंने उसको अराइवल ऑफ द ग्रीन कहा है। ग्रीन सोशलिस्ट को सिंबलाइज करता है। तो वो अराइव करता है, वैसे तो महामाया बाबू की सरकार बनती है, लेकिन उसमें कर्पूरी ठाकुर डिप्टी चीफ मिनिस्टर, सबसे बड़ी पार्टी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी इमर्ज करती है। तो उनको एक बहुत बड़ी इतिहास में बहुत बड़ा मौका था कि उस चीज को उठाते, किसान की बात को उठाते। लेकिन आपने देखा कि एक तरह से बहुत ही एक त्रासदी है कि एक राजनीतिक त्रासदी, 67 से 72 का जो काल है, वो इतना मतलब 7-8 चीफ मिनिस्टर का काल होता है, राजनीतिक तोड़-जोड़ हो जाता है। तो कहीं न कहीं यदि किसान के मुद्दे हैं, जो मजदूर के मुद्दे हैं, वो नेपथ्य में चले जाते हैं। उसके बाद देखिए थोड़ा-सा लेफ्ट का भी राइज होता है, खास करके सीपीआई का राइज अच्छा होता है। बेगूसराय का आपको आप जानते हैं कि अब चंद्रशेखर सिंह के अराइवल होता है, लेनिनग्राड कहा जाता है। अब उनके पिताजी कांग्रेसी हैं, रामचरित्र बाबू, उनका विरोध करके वो बहुत बड़े नायक बन जाते हैं। लेकिन एक सीमा के बाद फिर इमरजेंस नहीं होता है, फिर सोशलिस्ट टेक ओवर कर लेता है। और लास्ट जो 3 डिकेड आप देख रहे हैं, वो 3 डिकेड सोशलिस्ट का डिकेड है। उसमें थोड़ा-सा टिंज ऑफ सैफरन है, ऑफ कोर्स पैरेलल राइज बीजेपी का उसके साथ-साथ दिख रहा है। लेकिन आपका जो मूट क्वेश्चन है, मेन प्रश्न है, वो किसान को किसी ने ऑन नहीं किया। किसान, अब मैं छोटा-सा एग्जांपल, फील्ड का एग्जांपल देता हूँ कि मैं मेज का स्टोरी करने के लिए गया था। तो आप देखते हैं कि पूरा का पूरा 11 एटलीस्ट 11 डिस्ट्रिक्ट है, टोटल तो 18 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि मेज बेल्ट कहे जाते हैं। 11 डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी होता है, जैसे पूर्णिया, खगड़िया, बेगूसराय, सहरसा। आप देखेंगे कि आप जब एनएच से चलेंगे तो पूरा किनारे पर वो मक्का सूखता हुआ नज़र आएगा। इस बार किसानों को नहीं मिला। तो आप पैडी का प्रोक्योरमेंट तो करते हैं, आप व्हीट का भी करते हैं, लेकिन मेज के लिए कुछ नहीं, कोई उपाय नहीं है।
और उसमें पता नहीं सरकार कर नहीं सकती, उसको कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, उसको प्रिजर्व नहीं कर सकते हैं, उसमें शायद मॉइस्चर का कुछ इशू होता है। और जो गवर्नमेंट जो बाँटती है अनाज में, उसको भी आप शामिल नहीं कर सकते हैं मेज का। तो आप जो पूरा अब रूरल इकोनॉमी की बात हो रही है पोस्ट कोविड वर्ल्ड में, आप उसकी बात कर रहे हैं कि आप उसको शिफ्ट कीजिए कि हम मेज का बेल्ट क्यों नहीं बना सकते हैं, यहाँ क्यों फूड एक प्रोसेसिंग यूनिट उसका नहीं हो सकता है। तो आप और मैं उसी किसान की बात में ऐड करना चाहूँगा कि एक मखाना का यूनिट क्यों नहीं हो सकता है। सारी आप बात कर रहे हैं कि अब 40 लाख माइग्रेंट्स लौट करके आए हैं, तो आप उनको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? आप कैसे डिसेंट्रलाइजेशन होगा ऑफ जॉब्स फ्रॉम एक शहर से लेकर के गाँव की तरफ जाएँगे? मुझको याद आ रहा है कि मुझको एक बार सिंगापुर जाने का मौका मिला, मुझे रास्ते में एक मिले, वो जा रहे थे न्यूज़ीलैंड, तो मैंने उनको पूछा कि आप क्या करते हैं न्यूज़ीलैंड में? बोला मेरा डेयरी फार्म है वो। आप डेयरी फार्मिंग के लिए न्यूज़ीलैंड? तो क्या हाँ, इट्स वेरी रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन। हमारे यहाँ रिस्पेक्टेबल मनाया था। एक उसको आप साइंटिफिक ढंग से कोई भी काम करेंगे और बोला एक छोटा-सा गाँव है। तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि किसान कभी भी उस केंद्र में नहीं रहा कि अभी देखिए फार्म बिल आए, तो किसान आंदोलन क्यों नहीं सक्रिय हो पाया? क्योंकि उसको अगेन जब चुनाव आता है, वो जाति में डिवाइड हो जाते हैं। किसान की कोई जाति नहीं होती है। सबसे बड़ी समस्या यही है। मनीषा जी, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट जो आया संतोष जी के वक्तव्य से, वो ये कि रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिक्स में हम टोकन फिगर्स को बिठा करके सोचते हैं कि एक ये मामला पूरा हो गया। बिहार की राजनीति ने वो कालखंड देखा है अभी तब से लेकर के अब तक का, प्री इंडिपेंडेंस जो इलेक्शंस हुए तब से लेकर के अभी तक के इलेक्शंस, 2015 तक के इलेक्शंस को अगर हम देखें तो एक मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर से लेकर के एक ओबीसी लीडर तक हमने पूरा सर्कल कंप्लीट होते देखा, जहां पे अपर कास्ट ने भी रूल किया, जहां पे दलित महादलित कम्युनिटी से भी चीफ मिनिस्टर रहे, जहां पे ओबीसी चीफ मिनिस्टर रहे ही दो। अभी तो पुराना अगर हम कॉन्टेम्पररी देखें तो फिर 2 चीफ मिनिस्टर्स रहे जो ओबीसी कम्युनिटी से आते थे। लेकिन कहीं ना कहीं मामला सिर्फ रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिक्स तक आकर के रुक जाता है। रिप्रेजेंटेशन के थ्रू एम्पावरमेंट की जहां तक बात आती है, वो कहीं भी धरातल पर नजर नहीं आती है। इस पे क्या सोचना है आपका मनीषा जी? ये शब्द को छोड़ के अगर इसको हम कुछ हिस्सों में बांटें तो आपको ये दिखेगा, अब रिप्रेजेंटेशन का मतलब कि कितने प्रतिशत में वो उनकी भागीदारी बन रही है। तो पंचायत में महिला के लिए आरक्षण कर दिया गया है और जितना आरक्षण किया गया है उतना ही आप देखती हैं कि महिला नेत्री जो है वो क्षीण है बहुत। तो रिप्रेजेंटेशन एक चीज है, लीडरशिप एक और चीज है। बिहार वो जगह है जहां मुद्दों की बात जो है वो प्रबल रही है और मुद्दों के दम पे चाहे इधर गया या उधर गया, लेकिन धड़ा जो है बदला है। अगर राजनीति में बदलाव आया है तो उसमें मुद्दे बहुत प्रबल रहे। जिस तरह से बिहार ने कांग्रेस पॉलिटिक्स का आवरण किया और कांग्रेस में एक डोमिनेंट कास्ट पॉलिटिक्स चली, जो कि पहले उसमें संयोग जो है वो भूमिहारों का, फिर राजपूत जाति का, लेकिन उसके बाद मैथिल ब्राह्मण का। तो ये एक डोमिनेंस की पॉलिटिक्स थी। 90s के बाद, 1990 के दशक के बाद समाजवादी धड़ा जो है उसने इस डोमिनेंस को, कांग्रेस के इस डोमिनेंस को तोड़ा। लेकिन समझने वाली बात यह है कि कांग्रेस के डोमिनेंस को जब तोड़ा जा रहा था, कांग्रेस उस वक्त एक बहुत ही ताकतवर दल थी, उसके पास मोनोपोली ऑफ रिसोर्सेज थे। कि आज जो हम जिस पोजीशन में बीजेपी को देखते हैं, मुझे याद है कि हर कांग्रेसी जो एयरपोर्ट दौड़ रहा होता था और कितने लंबे समय तक सुशील कुमार शिंदे जी जो है वो इंचार्ज हुआ करते थे। तो रिप्रेजेंटेशन से ज्यादा डोमिनेंस की पॉलिटिक्स थी। वो डोमिनेंस कास्ट की भी थी, वो डोमिनेंस कांग्रेस की भी थी। और कांग्रेस ने एक तरह से जो निचली जातियां थी, नीचे के तबके की जातियां थी, अगर संख्या उनकी ज्यादा है तो समाजवाद के फुट सोल्जर्स भी वही थे, जयप्रकाश के भी फुट सोल्जर्स वही थे और सीपीआई-एमएल के भी फुट सोल्जर्स वही बने, सीपीआई की जमीन यहाँ बनी। लेकिन इस पूरी बात में, इस पूरी चर्चा में जिस बात को सबसे अच्छे से समझना जरूरी है कि गैर कांग्रेसवाद की, कांग्रेसवाद को उलाटने की जो मुहिम है वो एक बिहार की मुहिम थी। और उस वक्त बिहार ने ना जात देखा ना पात। इंदिरा जी को भी जब वोट दिया तो कहा जात देखो ना पात, इंदिरा जी की बात कही, ये सारी बातें कही गई। लेकिन गैर कांग्रेसवाद में जो मजा चखाया बिहार में, जेपी ने तो यहाँ तक कहा मेरा शरीर चला जाता है चला जाए। डायलिसिस होता हुआ प्राणी आप उस वक्त देखिए कि वो जिस तरह से जेल में उनको यातनाएं दी गई, उससे उनकी तबीयत इस बेकदर खराब हुई। वो एक 5 स्टार होटल वाले कांग्रेस लीडर नहीं बने। और
प्रभावती जी, आपको पता है प्रभावती जी गांधी आश्रम में रहती थी, और गांधी जी ने बाद में कहा कि जयप्रकाश की राजनीति अब जैसी है, प्रभाव तुम्हें अब जयप्रकाश के साथ रहना चाहिए। तो एक तरह से कांग्रेसवाद पर लड़ाई करने का जो मोल है वो बिहार को उठाना पड़ा। और ये जो लीडर्स थे, बिहार के जो चीफ मिनिस्टर्स थे, ललित नारायण मिश्रा की हत्या, जो फर्स्ट पॉलिटिकल मोमेंट, जो अब कुलदीप नायर जी नहीं रहे, उन्होंने मुझसे कहा था कि ललित नारायण मिश्रा की हत्या जो है ये टर्निंग पॉइंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री टुवर्ड्स अथॉरिटेरियनिज्म थी। इतनी बड़ी वो बात थी। लेकिन बिहार के पास अपना ही इतिहास नहीं है, अपनी ही समझदारी नहीं है। उसके बाद जो नेतृत्व आप आता हुआ देखती हैं, वो नेतृत्व जाति के नाम पे नहीं उभरा। वीपी सिंह को सबसे बड़ा समर्थन जो बिहार से मिला, बहुत लोग ये नहीं जानते होंगे, लेकिन वीपी सिंह के मुहिम में बिहार से कई सोच समाजवादी नेता जो थे वो अपने खर्चे पर आकर जुड़े, और वीपी सिंह से ये कहा कि अगर आप फ्यूडल पॉलिटिक्स लेके बिहार आइएगा तो आप कभी नहीं जीतिएगा। और वीपी सिंह कर्पूरी की मीटिंग हुई। अफसोस की बात यह है कि गैर कांग्रेस का परवान जब चढ़ा तो उसके सबसे असली जो प्रणेता वहां थे, कर्पूरी ठाकुर, वो जिंदा नहीं रहे। लेकिन वीपी सिंह ने तब इन दलों से अपना गठजोड़ किया। जब लड़ाई हुई उस वक्त लालू यादव उसके नेता नहीं थे, उसके नेता अन्य लोग भी थे, रामसुंदर दास जी की अगुवाई थी। लेकिन एक माहौल बना जिसमें लालू जी के पास अपने जाति के चलते ज्यादा एमएलएस थे। तो यहां से आप देखिएगा कि अब केवल जात के नाम पे ये सहनी के नेता है, ये इसके नेता है, ये फला जाति के नेता है, तो ये स्प्लिंटर ग्रुप जो है, इन्होंने जो लालू यादव मॉडल था एमवाई का, उसके बाद ये स्प्लिंटर ग्रुप जो है इमर्ज कर गए। और 2005-6 में मैं जमीन पे जब रिसर्च करती थी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का, तो मुझे ये दिखता था कि 1,500 रुपया तनख्वाह के लिए पारा शिक्षकों की नियुक्ति में भी दो जातियों का प्रबल बोलबाला था। उसमें एक तो यादव जाति थी और दूसरी पासवान थी। तो नीतीश कुमार जी जब आए, उनकी जाति भले ही बहुत प्रबल नहीं हो, उन्होंने ये समझा कि ओबीसी में जो डोमिनेंस की पॉलिटिक्स की मॉडल समाजवाद के नाम पे लगा दी गई है, उसको दरकिनार करके उन्होंने महादलित, ईबीसी पॉलिटिक्स और कॉम्बिनेशन पॉलिटिक्स किया, अगड़ों को लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर अपने साथ लेकर। तो ये वाला फेज जो नीतीश का जो गुड फेज मैं मानूंगी, अप अंटिल 2014 आई थी, ये कॉम्बिनेशन पॉलिटिक्स था जिसमें समाजवाद प्रबल रहा, लेकिन समाजवाद के कास्ट डोमिनेंस को चैलेंज किया गया और अगड़े पिछड़ों की कॉम्बिनेशन पॉलिटिक्स की। तो अब हम उसका एक नया रूपांतर देख रहे हैं। प्योरली इसको कास्ट कहना और रिप्रेजेंटेशनल कहना मेरे हिसाब से सही नहीं, क्योंकि अभी भी रिप्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ऐसे सोशल कम्युनिटीज हैं, कैटेगरीज हैं जिनका रिप्रेजेंटेशन अभी नहीं हुआ है। और बिहार अब तक भारत के सोशल चर्म का अग्रणी और अगुआ रहा है। ये चुनाव होगा, ऊपर से आप जात जात सुनिएगा, लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या बिहार राष्ट्रीय राजनीति पर मुद्दों का प्रश्नवाचक अब भी बना सकता है या नहीं। मनीषा जी, ये बहुत गहरी बात आपने कही है कि रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं डोमिनेंस पॉलिटिक्स तक आकर के सीमित हो गई। और इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि जिस तरीके का रिप्रेजेंटेशन समाज के हर वर्ग का होना चाहिए वो नहीं हो पाया है। लेकिन संतोष जी, मैं आपके पास आती हूँ। सभी चीजों की जड़ शिक्षा को कहा जाता है, और हम कर्पूरी ठाकुर जी के समय से अगर देखें तो शिक्षा पर विशेष महत्व दिया गया, पॉलिसी मेकर्स ने भी और पॉलिटिशियंस ने, दोनों ने दिया। लेकिन ये क्या कारण रहा कि कर्पूरी ठाकुर का मॉडल, जो कि मुझे ये ऐसा मेरा मानना है और आपकी किताब से ही मेरी ये समझ बन पाई, वही मॉडल आज तक हम कैरी कर रहे हैं अपने पॉलिटिकल स्पेस में। कर्पूरी ठाकुर जी से लेकर के अभी तक की जो राजनीति रही है उसमें कहीं ना कहीं शिक्षा केंद्र में रही है, और कर्पूरी मॉडल को ही थोड़ा बहुत इधर उधर ट्वीक करके उसको फॉलो किया गया है। फिर भी और कहा जाता है कि शिक्षा ही जड़ है, जिसकी वजह से आप शिक्षित कर देंगे सबको तो चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। क्या कारण रहा कि अभी जो पॉलिटिक्स है, डिस्पाइट द फैक्ट कि सारे पॉलिटिकल लीडर्स तब से लेकर के अब तक शिक्षा को फोकस में रखते आए, लेकिन फिर भी रिप्रेजेंटेशन एम्पावरमेंट की तरफ नहीं बढ़ पाया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखिए, थोड़ा सा मैं कर्पूरी ठाकुर मेरे बहुत पसंदीदा बिहार के पॉलिटिक्स में नायक रहे हैं। एक आदमी पर जो मैं किताब लिखना चाहूंगा वो कर्पूरी ठाकुर। मैं उनकी शिक्षा के बारे में कि पहले मुझको एक एनेक्डोट याद आ रहा है, उसको संदर्भ समझने में बहुत आसानी होगी।
कर्पूरी ठाकुर पिछड़ी जाति से आते थे तो उनके पिताजी ट्यूशन उनको नहीं दे पाते। तो एक उनके गांव में गुरुजी थे जो सिर्फ अपर कास्ट के बच्चों को पढ़ाते थे। तो लेकिन अपर कास्ट वो जो टीचर थे वो उनको पसंद करते थे, बोलते थे कि तुमको मैं पढ़ा तो नहीं पाऊंगा इन सबके पास, लेकिन मैं कुछ व्यवस्था करता हूँ। तो वो खलिहान में पढ़ाते थे या खलिहान के पास पुआल का ढेर होता था, पुआल के ढेर के पीछे कर्पूरी ठाकुर छुप जाते थे और वो शिक्षक जोर जोर से बोलते थे अपर कास्ट बच्चों को, ताकि वो आवाज कर्पूरी ठाकुर के कानों तक जाए। तो वहीं से कर्पूरी ठाकुर ने शिक्षा क्या होती है, शिक्षा का महत्व समझा और उसके बाद आगे लें कि वो 15 किलोमीटर पैदल चल के जाते थे इंटरमीडिएट के बाद कॉलेज। 15 किलोमीटर एक तरफ से, दूसरी तरफ 15 किलोमीटर पैदल। जिस आदमी ने ये दर्द देखा हो तो वो शिक्षा का महत्व समझता है। आप देखिए उनका कालखंड जो है मात्र लगभग लेस देन 2.5 ईयर से दोनों मिलाकर आप देखें तो, लेकिन उन्होंने जो काम किया शिक्षा के क्षेत्र में, फी वेवर, आज जो ये कहते हैं कि हम लड़कियों के लिए फी वेव कर रहे हैं, बच्चों के लिए फी वेव कर रहे हैं, स्कॉलरशिप, ये सारा कंसेप्ट कर्पूरी ठाकुर का लाया हुआ है। मैं बात कर रहा था कि अंग्रेजी को ये करने का मैंडेटरी, जो अंग्रेजी हुआ करता था उसके कारण मैट्रिक पास नहीं कर पाते थे। मैं बता रहा था कि नन मैट्रिक होना क्या होता था कि बहुत बड़ा एक तरह से सोशल स्टिग्मा था। उसके शादी के प्रपोजल्स नहीं आते थे, गांव में कहते उसको बरतवार बोलते, बरतवार नहीं आते थे। तो कर्पूरी ठाकुर ने उस दर्द को समझा और उसको हटाया, और उसको हटाने के बाद की जो बहुत लोगों को फायदा होगा उस क्रॉप पे लालू प्रसाद भी होंगे, उनका जनरेशन भी आएगा। उसके बाद आप अचानक क्या हुआ कि कॉलेज में क्लास 10th के बाद जो एनरोलमेंट होता है कॉलेज में, ओबीसी ईबीसी की बढ़ी उस चीज के लिए, वो चीज एक बहुत बड़ा चीज था। उसके बाद वो जब आगे बढ़ता गया, कर्पूरी ठाकुर के जनरेशन की बात तो आप जानते हैं कि क्या हुआ। उसके बाद 90 में लालू प्रसाद जी आते हैं। तो लालू प्रसाद जी ने एक पॉपुलर सब कंसेप्ट रखा, चरवाहा विद्यालय, पहलवान विद्यालय। वो ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं था, लोग उस पर थोड़ा सा हंस सकते हैं, लेकिन एक उनका एक सोशल मॉडल था, लेकिन वो एक सस्टेनेबल सोशल मॉडल नहीं था कि अब बच्चा वो पढ़ में वो गाय भी चला रहा है, वो पढ़ाई भी करेगा, तो ये ऑप्टिक्स के लिए अच्छा है, लेकिन वो ज्यादा दिन सस्टेनेबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो एजुकेशन कहीं न कहीं वो नहीं रहा, फिर वो सोशल एम्पावरमेंट की तरफ चले गए। उनकी पॉलिटिक्स के केंद्र में पहले तो मंडलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हुआ, फिर यादवाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हुआ, फिर सेकुलराइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हुआ। तो इन 3 टर्म्स में पदावली में लालू जी के पूरा जो कालखंड आप उसको समराइज कर सकते हैं, तो नहीं रहा। अब उनके बाद जब पावर ऑफ ट्रांसफर नीतीश कुमार के पास आता है तो इन्होंने शिक्षा के लिए किया, मैं नहीं कहता हूँ नहीं किया, इन्होंने शिक्षा के लिए सबसे पहले काम क्या किया कि स्कूल की बिल्डिंग्स दी, क्लासरूम्स दिए, जो कि बेसिक नहीं था हमारे पास। तो वो क्लासरूम बिल्डिंग स्ट्रक्चर तो दिया, लेकिन उन्होंने गलती क्या की कि इन्होंने अब क्वालिफिकेशन के आधार पर लोगों को ज्वाइन करना शुरू किया कि मैट्रिक में आपके कितने परसेंटेज मार्क्स हैं, तो उसके बाद फेक सर्टिफिकेट बना के मुखिया को पावर भी दिया, फेक सर्टिफिकेट बना करके अपने भतीजा को, अपने भाई को, सबको, और फर्स्ट फेज में जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर की बहाली हुई उसी तरह से बहाली हुई। जब उस पर शिकायत हुई तब उन्होंने टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट लाया, तो उसको लालू जी कहते थे कि इन्होंने स्लेट के बदले में प्लेट पकड़ा दिया, हालांकि उन्होंने भी कुछ नहीं किया था, तो प्लेट पकड़ा दिया। फिर आप देखिए कि एजुकेशन का, मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट फैक्ट, बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी, लेकिन मेरी बेटी कहती कि पापा आप सरकारी स्कूल में पढ़े थे, हंसती है। आप ये देखिए द जोक इज ऑन अस, जोक इज ऑन द इंटायर सिस्टम, कि सरकारी स्कूल को आपने उसको जो है ना एक इलेक्टोरल टूल के रूप में इस्तेमाल किया। मिड डे मील ठीक है आप एम्पावरमेंट के लिए आप, लेकिन उसको आप टीचर को क्यों एंगेज करते हैं? आप कोई थर्ड पार्टी को दे दीजिए, किसी एनजीओ को दीजिए, वॉलंटरी ग्रुप को दीजिए। शिक्षक उसी में व्यस्त रहते हैं कि किसी को चोट नहीं लग जाए, खाना खा के आ रहा है, अगर खाना नहीं बनेगा तो नहीं आएंगे। तो वो कहीं ना कहीं उसमें पॉलिटिक्स का प्रवेश होता है शिक्षा जगत में, और हमारे सरकारी सिस्टम उस तरह से नहीं होता है, और हायर एजुकेशन की स्थिति देना बहुत खराब है। मैं ये कहता हूँ कि नीतीश कुमार हमेशा चर्चा करते हैं कि 15 साल वर्सेस 15 साल। मैं ये कहता हूँ कि आप बिहार की तुलना कर्नाटका से क्यों नहीं कर सकते, महाराष्ट्र से क्यों नहीं कर सकते, गुजरात से क्यों नहीं कर सकते? आप इसीलिए बड़े हैं कि देयर वाज ए पर्सन कॉल्ड लालू का रूल। आप जब उसकी तो वहां उनमें जो डेवलपमेंट इंडेक्स थे या फिर नहीं लैक ऑफ इट, उससे तुलना करके आप बड़े होते हैं। तो मुझको लगता है कि एक
भी ऐसा इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं बना और एक ऐसा कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट नहीं बना जहाँ की आप सोच सकते हैं कि ये आपको कॉन्फिडेंस है, नहीं अपने बच्चों को हम बाहर नहीं भेजेंगे। तो ये कहीं ना कहीं इन्होंने शिक्षा की चर्चा की, लेकिन जो डिजायर्ड होना था 15 साल में वो नहीं हो पाया, चाहे कारण जो भी हो। मनीषा जी, आपका काम डेवलपमेंट पॉलिसी पे बहुत ज्यादा रहा है बतौर एकेडमिक, और आप लगातार काम करती भी रहती हैं इस पे। अब जो भी पास्ट जो रहा, जो एनालिसिस हम कितना भी पास्ट का करें, वो फ्यूचरिस्टिक दृष्टिकोण उससे नहीं मिल पाएगा हम लोगों को। ऐसी क्या चीजें हैं जो बिहार की जानी चाहिए जिससे शिक्षा और उद्योग, शिक्षा, उद्योग और कृषि, इन तीनों का उत्थान हो सके? बतौर एकेडमिक आपको क्या लगता है? देखिए, मेरा एकेडमिक्स जो है वो एक फील्ड वर्जन है और मैं टेक्स्ट एकेडमिक नहीं हूँ, एक फील्ड एकेडमिक हूँ। और सन 90 से जब मैंने अपना एमफिल किया तो उस वक्त मुझे दिखा था कि फील्ड में जाना जो है, कमरे में बहुत लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी या किताबों की बात होती थी। मैंने अपनी इच्छा जाहिर की, तब मेरी उम्र मात्र 21 साल थी। और मैंने इच्छा जाहिर की कि मैं जाके केंद्रीय बिहार में, उस वक्त किसान आंदोलन बहुत प्रबल था, और मैंने इच्छा जाहिर की कि मैं इस पे काम करना चाहती हूँ। आप विश्वास नहीं करेंगी, ये ताना बाना जो था, जिसके कारण कि संतोष जी की बच्ची हो या हमारे जैसे लोग हों जिनको कि बिहार छोड़ के बाहर आना पड़ा, सेकंड क्लास कंपार्टमेंट में कोई बाप अपनी बेटी को जब बैठाता था तो उसके मन पे क्या गुजरती हो। अब जिस कर्पूरी का नाम हम लेते हैं, उस कर्पूरी ने मेरी लड़ाई के लिए जो लड़ाई मेरे पिताजी से की, इसमें प्रतिभा है, इसको पढ़ने जाने दो। लेकिन क्या वो विवशता हो गई कि सेकंड क्लास कंपार्टमेंट में अपनी बेटियों को भी बैठा के पढ़ने के लिए भेजा गया। उसी ट्रेन में पीछे के डब्बे में मजदूर आते थे, बीच में हम लोग रहते थे, और सामने जो सरकारी अफसर या नेता लोग। तो बिहारियों के पास इतना पैसा नहीं था उस वक्त की फर्स्ट क्लास एसी का टिकट कटा के आए और जाए, इस तरह के हमारे समाज में ये नहीं थी। तो एक तरह से बिहार का विफल मॉडल जो था वो 80s में, खास करके 90 आते आते तक तो पूरे तरीके से दिख चुका था। और ये पूरे तरीके से कांग्रेस की विफलता थी। जिस टीचर वगैरह रिक्रूटमेंट पॉलिसीज की संतोष की जिक्र करते हैं और उनका हर बयान सही है, इस पर सबसे बड़ा सेंध मारने वाले मुख्यमंत्री आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन वो श्री जगन्नाथ मिश्र जी थे। पूरा मॉडल जो है वो एक तरह से कोलैप्स किया। उस पूरे इसके बीच में मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन ये क्लियर था कि शिक्षा, जो कि एक प्रोग्रेसिव एजेंडा था सोशलिस्ट के लिए, वो एक खाने पकाने का धंधा जो है वो कांग्रेस जब तक पावर छोड़ के गई तब तक उसको सड़ांध बना चुकी थी, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा बड़ा एजेंडा कृषि से भी पहले बाढ़ प्रबंधन था। और समाजवादियों का ये बड़ा गिफ्ट था बिहार को कि समाजवादी जब इमरजेंसी हुआ तो कहाँ जाके छुपे? नेपाल। कोई उस दिन दोस्ती नहीं हुई थी, ये पूरी दोस्ती थी। और अपर कमांड नदियां जो हमारे बिहार में आती हैं, उनका अपर कमांड नेपाल में है। तो एक सामाजिक परस्पर नेता, बहुत छोटे छोटे शहरों में भी नेपाल के समाजवादी नेता घूमते रहते हैं। तो समाजवाद एक जीवन था। मुझे पता भी नहीं था, मेरे घर में मेरे पिताजी के कमरे में गेस्ट ठहरा करते थे, मुझे पता भी नहीं था कि वो कौन है, जब तक कि एक सुबह हमने अखबार खोला और पढ़ा कि कल जॉर्ज फर्नांडिस अरेस्ट हुए। और तीसरी क्लास में पढ़ती हुई मुझे समझ आया कि मेरे घर में भी पीछे कोई हलचल हो रही थी, कानो खबर नहीं थी। तो समाजवाद हमारा सहज जीवन है। और अभी कोई भी दल जो आएगा वो कुछ भी कर लेगा। एजेंडा आइटम एडुकेशन समाजवाद, एजेंडा आइटम 2 बाढ़, सत्ता में नहीं रहने के बाद भी कोसी के पूरे, तभी तो ये जो पूरा इलाका जो आप देखती हैं, जिसको कि ये भारत जो है, इंडिया जो है, उसने ये इसको सेकुलर कम्युनल पॉलिटिक्स बना दिया। ये पूरा बाढ़ की राजनीति थी। सहरसा, कोसी, पूरे डिवीजन में ये समाजवादी लोग इसको कंट्रोल करते थे। और कर्पूरी के स्पीचेस आप देखिए, फ्लड कंट्रोल पे उनके स्पीचेस हैं, बाढ़ प्रबंधन पे। नीतीश सत्ता में आते हैं तो क्या करते हैं? स्कूल करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा बाढ़ प्रबंधन ठीक ठाक करते हैं। लालू जी जब निकलते हैं तो क्या होता है? उनके परिवार के लोग, जिन चीजों की चर्चा बहुत हुई शिक्षा की, संतोष जी ने कर ही दी, इसे मैं दोबारा नहीं कहूंगी, लेकिन एक वो भी अब IAS अफसर नहीं रहे, गौतम गोस्वामी, जो टाइम के कवर पे भी आए। लेकिन उसके बाद ये भी पता चला कि कर्पूरी, लालू जी के परिवार के लोग एक बार स्कैम में भी थे। तो नीतीश जी के आने के बाद जो एजेंडा लिया गया, चाहे वो EBC पॉलिटिक्स का हो
या रिप्रेजेंटेशन का हो, ये सारे स्कूल टेक्स्ट बुक एजेंडाज थे समाजवादियों के, जिनको कि डंडा मार मार के हम लोग सुबह उठते थे, पूरा का पूरा पता चलता था, पूरा राजेंद्र कॉलेज में सब प्रोफेसर अरेस्ट हो गए, किसी को पता नहीं होता था बस में बैठा के किस जेल में ले जाएगा। तो ये शिक्षा पे प्रहार था, सोच पे प्रहार था, और एजेंडा जो है तगड़े तरीके से वहां से आया। नीतीश 2 में जो एजेंडा कुछ चीजें आई, बिजली हो या जिसको पब्लिक डिलीवरीज कहा जाता है, वो एडिशनल था। बिजली तो हर कोई चाहेगा, लेकिन बिजली सड़क उतना ज्यादा प्रबल वो नहीं था, क्योंकि जीवन यापन कैसे हो ये एक महत्वपूर्ण बात थी। बिहार में आप ये भी समझिए कि नीतीश के आने के बाद एक एजेंडा उन्होंने छेड़ा लेकिन ले नहीं पाए, वो है भूमि का एजेंडा। भूदान आंदोलन, बोधगया में महंती के खिलाफ जो आंदोलन हुए, बिहार वैसा राज्य है भारत का जहां सबसे ज्यादा बिना जमीन के गरीब, सबसे ज्यादा। इसीलिए लोग जब फैंसी पिक्चर देते थे बिहारी पलायन मजदूर का कि ये जाएगा, ये घर, अरे घर जाके वो क्या करेगा? जिस मखाना की आप बात करती हैं, ये जब बंदी हुई, मैं दिल्ली के एक संभ्रांत इलाके में रहती हूँ, घर के बगल में जो कंस्ट्रक्शन साइट था, उसमें खूबसूरत सहनी जाति की महिला, दरभंगा की किसी गांव की महिला थी, उसने आके मुझे बहुत मीठे भाषा में बुलाया कि यहाँ मकान बनवाई, वहां मखाना खेती करे। इसका मतलब 2 आइडेंटिटीज आर ए रियलिटी। और जितनी मीठी उसकी भाषा थी, और यहाँ के लोग दरिंदगी से उनसे पेश आते थे कि लेबर को भगाओ, लेबर इज डिजीज। अब वो डिजीज जो है वुहान से प्लेन से आ रहा था, लेकिन दिल्ली में लतमर्दन आपने आनंद विहार बस टर्मिनल पर जो देखा, वो 72 घंटा बाद का टेलीकास्ट था। उसके पहले का तो हम लोग डेली देखना शुरू कर दिए। नो, डिजीज विल स्प्रेड इन दीज पुअर, दीज बिहारी लेबर। तो आज जो सबसे बड़ी बात है वो ये है, चेंज एजेंडा जो होना चाहिए बिहार का, वो ये है कि हर बिहारी पलायन में है, हर बिहारी की एक सुखद कल्पना है बिहारी बाप की कि मेरी बेटी भी पढ़ लिख जाए और चली जाए, उसकी शादी करूं, ये मंशा पीछे आती है हर बात की। अच्छा पढ़े, बहुत प्राउड पढ़ जाए और यहाँ से चली जाए, ताकि वो जाए और कुछ कर सके। तो एक तरह से ये जो दर्द है पलायन का, ये जो दर्द जिसकी बात संतोष जी कह रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना, बेटी स्वयं हंस रही है, तो इस तरह की जो एक कुंठित आइडेंटिटी हमारी है, जिस आइडेंटिटी में कि कोई बिहारी आज अगर कहता है कि वो धरना सेठ है, तो उसको इसी वक्त ये बंद करना चाहिए। हम कुछ भी नहीं है जो हमारा समाज नहीं है। मेरी पीएचडी का कोई मतलब नहीं है अगर वो समाज से जुड़ता नहीं है और वापस समाज में जाकर के उसकी कोई कड़ी समाज को नहीं बना सकती। तो बिहार के सामने आज जो एजेंडा है वो एजुकेशन तो है ही है, जॉब्स तो है ही है, कृषि तो है ही है, बाढ़ बहुत बड़ा एजेंडा है। बाढ़ का फॉर्मेट जो है वो अब क्लाइमेट चेंज के चलते बदल चुका है। और गांव से लोग मुझे फोन करके बताते हैं कि किसी दिन सूर्योदय होता ही नहीं, इतने दिन तक वृष्टि हुई। वो मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो सितंबर का अंत हो रहा है, हम फसल काट के कहाँ रखे नहीं समझ में आता है। तो एक तरह से जो ये व्यथा है, इस व्यथा से कहीं ना कहीं नीतीश जी जो है, जिन्होंने बाढ़ प्रबंधन को एक मैकेनिक्स बना दिया कि ईमानदारी से होगा, कैश ट्रांसफर होगा, वो मैकेनिक्स भी अब फेल हो गया है। संतोष जी ने शिक्षा के लिए आपको बता दिया, शिक्षा जो था जगन्नाथ मिश्रा जी के समय तक एक घोटाला हो चुका था। लालू जी आए, शुरू में उनका कुछ अच्छा, मैं वैसे बुराई नहीं करती, मेरा पारिवारिक पृष्ठभूमि मेरी समाजवाद की है, लेकिन मैं मुक्त कंठ से आलोचना का भी आवरण करती हूँ। तो कुछ वर्ष जो थे उसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में लालू जी हर बार लड़ाई करते थे। हाई कोर्ट के केसेस क्या थे? यही थे कि अपॉइंटमेंट नहीं होने देंगे। ये टेस्ट तो बाद में, टेस्ट के पहले इन्होंने कहा कि हम कर्मचारी आयोग से शिक्षक की नियुक्ति करेंगे। तो शिक्षक को कैसे जलील करें, यह भी एजेंडा था। कैसे इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस टीचर्स के हम इसको तोड़ दें कि कहीं किसी गरीब के घर जो है कोई बच्चा पढ़ता हुआ ना मिले, ये एजेंडा उस राज का। तो जंगल राज जो था, ये कोर्ट ने ये शब्द इस्तेमाल किए, और सबसे ज्यादा जो केसेस थी वो शिक्षा पर थी। भर्ती नियुक्ति के लिए कोई अच्छा तरीका नहीं बनाना चाहते। अब राबड़ी देवी जब बनी उस वक्त वर्ल्ड बैंक की टीम में मैं थी यहाँ पे, और लोग बिहार में जानते नहीं थे कि मैं कौन हूँ और बिहारी हूँ। मैंने आके अपनी रिपोर्ट दी जब यहाँ की, तो ये है कि टीचर रिक्रूटमेंट ये सरकार करना ही नहीं चाहती। SCRT से एक डॉक्यूमेंट हमारे पास आया कि बिहार एक SCRT बनाना चाहता है जहां वो बिहारी लोक कलाओं को आगे बढ़ाएगा। जिस SCRT में टीचर ट्रेनिंग होना चाहिए था पढ़ाने के लिए, स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, उसमें
लालू जी के चयन किए हुए एक व्यक्ति थे, उन्होंने लिखा कि यहाँ हुड़का नृत्य होना चाहिए। ये सब मैंने पढ़ा, मेरा बिहारी मन समझ गया कि यहाँ पठन पाठन की कोई सामग्री यहाँ बनने वाली नहीं है। यहाँ दिनकर पे चर्चा होती मैं समझती, यहाँ बाबा नागार्जुन पे चर्चा होती मैं समझती, फणीश्वरनाथ रेणु पे चर्चा होती मैं समझती। मुझे दुख इस बात का था कि इमरजेंसी का जो फेज था उसमें कई लालू जी के मित्र, अब्दुल बारी सिद्दीकी का एक लंबा इंटरव्यू जहां उन्होंने बताया है कि उस मूवमेंट में भी जिनके पास ज्यादा पैसा था वो कॉफी हाउस में जाके कॉफी पीते थे। हम लोग तो फणीश्वरनाथ रेणु पढ़ते थे स्टेशन के बगल में एक झोपड़ी में बैठ करके, और वहां पे चाय पीते थे। पैसा वाले जो क्रांतिकारी थे वो कॉफी पीते थे, लेकिन हम फणीश्वरनाथ रेणु तो पढ़ते ही थे। रामधारी सिंह दिनकर पढ़ा जाता था। तो एक कल्चर पर अटैक किया गया, और कल्चर पर अटैक में कहा गया कि ये सब के सब जो अगड़े वर्ग के हैं इन सबको हटाओ। स्कूल्स की क्या वाइस चांसलर्स नियुक्त किए गए पटना यूनिवर्सिटी में, जो कि जिनकी कोई शख्सियत नहीं थी। पटना यूनिवर्सिटी के एक डेमोन्स्ट्रेटर थे माननीय श्री रंजन यादव जी, पता नहीं किस पार्टी में हो सकता है, बीजेपी में पहुंच गए, मुझे याद नहीं है। बट पटना यूनिवर्सिटी को कैसे ह्यूमिलिएट किया जाए। तो जो एक मिशन बिहारी का होना चाहिए था, जो मिशन होना चाहिए था कि पटना यूनिवर्सिटी कैसे आबाद हो। पटना यूनिवर्सिटी जो थी वो नेपाल को डिग्री ग्रांटिंग पावर्स थे। नेपाल के हर यूनिवर्सिटी का गोइंग स्टूडेंट का सिलेबस पटना यूनिवर्सिटी में बनता था, उसका एग्जाम पटना यूनिवर्सिटी से लिया जाता था। तो समाजवादी जब आए तो समाजवादी की डोर नेतृत्व की जब लालू जी के पास गई तो कुछ वर्षों के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि कैसे हम अटैक पॉलिटिक्स खेलें, और शिक्षा उनके अटैक का जो है मेन वो बन गया। और मैं इस बात को यही अंत करना चाहूंगी आपको ये बता के कि इससे घाटा किसका हुआ। इससे घाटा, यदि आप मेरे किताब को पढ़े ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा, बहुत लोग नहीं पढ़ना चाहते, मैं रो पड़ी थी जब एनएसएस का डेटा, मैंने 20 वर्षों का डेटा एनालाइज किया तो देखा, कास्ट वाइज डेटा, कि सबसे कम, दुनिया में सबसे कम स्कूल पार्टिसिपेशन रेट्स उन इलाकों में थे जिसको कि एमवाई पॉलिटिक्स का गढ़ माना जाता। मैं जिन कस्बा, बायसी, पूर्णिया के उन ब्लॉक्स में मैं घूमी थी, और फील्ड वर्क के जब गई थी तो मेरे फादर ने कहा था कि तुम जा रही हो लेकिन तुम्हारे आने की चिंता कर रहे हो। और उन ब्लॉक्स में 15% साक्षरता दर था, 15%। इंडिया का एवरेज लिटरेसी रेट 60 छू रहा था उस पर। अब पूरे साउथ ईस्ट एशिया में रेवोल्यूशन, ईस्ट एशियन टाइगर्स कैसे बने थे? पहले वहां शिक्षा की क्रांति हुई थी, और बिहार दुनिया का सबसे अंधेरा जगह बन चुका था। और घाटा किसको हुआ था? उन्हीं, इसीलिए मैं रिप्रेजेंटेशन शब्द को चैलेंज करती हूँ, उन्हीं तबकों को हुआ, उन्हीं समुदायों को हुआ जिनके नाम पर की सत्ता चढ़ाई जा रही थी। अब गोप और पासवान, ये मैक्सिमम पारा टीचर्स मैंने जो पाए वो इन्हीं दो जातियों के। और इनसे मैंने इंटरव्यू में सवाल पूछना पहले शुरू किया, वो किसी शिक्षक से पूछा जाता वो सवाल था। बाद में मैंने इनसे पूछा 17 गुणा 3 उत्तर जानते हैं? ये पैरा टीचर से मैं पूछती थी तो नहीं कर पाता था। 2 गुणा 2 टाइप उसको याद था, 17 गुणा 3 नहीं, 19 गुणा 17 तो बिल्कुल नहीं। पॉलिटिकल सवाल में पूछती थी कि भारत के राष्ट्रपति का नाम जानते हैं? तो उन्होंने मुझसे ये जवाब दिया कि एक लालू यादव तो है, आगे नहीं जानते। सो द फैक्ट इज कि आप जब ज्ञान की पूरी परंपरा से टूटेंगे, गरीबों को जोड़ने का काम नहीं करेंगे, तो हाय हाय तो मचेगी, तवा तवा तो मचेगी। नीतीश काल में सिस्टमैटिक तरीके से एमएम झा जी ने, वो एजुकेशन सेक्रेटरी थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाके माफी मांगी, विड्रॉ किए केसेस, और कहा कि एक अच्छे राज्य का काम है कि शिक्षक नियुक्ति हम करेंगे। लेकिन शिक्षक नियुक्ति वो करते कैसे? बीएड घोटाला में सारे टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बंद थे। अब एचआरडी मिनिस्टर जो लालू जी के थे, उन पर बहुत ही खतरनाक केस में सब लग चुके थे। तो एक टूटी हुई व्यवस्था नीतीश को मिली, और मुझे लगता है कि अच्छे तरीके से उन्होंने कुछ एजेंडा आइटम्स को बढ़ाया। लेकिन सन्नाटा 2013 गंडामन, वो आखिरी बात था जब संतोष जी से मैंने उस वक्त भी फोन से बात किया था। गंडामन मैं गई फील्ड वर्क के लिए, बिल्कुल साइट पे थी, और जब मैंने ये देखा कि गंडामन में स्कूल में मरने वाले बच्चे, मेरे ब्लॉग्स हैं गंडामन पे, एलएससी के वेबसाइट पे, माओ ने कहा सुखल पतई के जैसा बच्चा गिर गया, मतलब सूखे पत्ते की तरह गिर गया। ना प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर था, ना छपरा में अस्पताल था। सोचिए, छपरा जिला से उठा के उनको जेसीबी रोड बनाने वाली, उसने बच्चों को, मरते हुए बच्चों को उठाया और दफनाया गया बच्चों को, जो रीति पारंपरिक थी। बच्चों को पटना ले जाके भर्ती कराई। एक बूढ़ी महिला थी जो, उसके पास जमीन तो था ही नहीं, उससे मैंने पूछा आप जीवन यापन कैसे करती हैं? तो उसने बताया जो हाट लगता है उसमें वो तरबूजा का फाक बनाती है,
और उसने बताया कि तरबूजा का फाक मैं बेचती हूँ, और जब कभी तरबूजा नहीं मिलता है तो अंडा उबाल के मैं हफ्ते में बेचती हूँ, जीवन यापन का इकलौता तरीका था। इतनी पागल वो हो चुकी थी कि हर आने वाली गाड़ी से पूछती थी, पटना से आ रहे हैं आप, हमारे पोता को अस्पताल में देखा है। तो ये मुझे दिखा, अगर कर्पूरी होते उस वक्त, तो कर्पूरी उठ के गंडामन जाके उन्होंने कहा होता, मेरा राज का यहीं से। मैं वहां से मानती हूँ कि नीतीश जी की चुप्पी जो थी आज तक मुझे समझ नहीं आई। अब चूंकि वो कुछ बोलते ही नहीं है तो मैं टिप्पणी करूं उन पे तो क्या करूं। उसके बाद ये मामला जो है वो एक तरह से उनकी आवाज या उनकी मंशा का स्पष्ट पता हमें नहीं, संतोष जी ज्यादा जमीन को जानते हैं। पिछले साल पटना के बाढ़ के समय भी वही स्थिति थी। पटना यूनिवर्सिटी के इलेक्शंस में जहां से कि सब सुशील कुमार मोदी, लालू जी, स्वयं नीतीश जी, पटना यूनिवर्सिटी इनकी पृष्ठभूमि रही, वहां के चुनाव में पप्पू यादव कॉम्बिनेशन में जीते। तो बहुत एक तरह से भूचाल है, कुछ तूफान मुझे दिखता है। लेबर से भी बात करते, मैंने शुरू में जो बात किया, बहुत बुरी स्थिति थी। उसके बाद एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट राइज करके नीतीश के बिहाफ पे रिस्पॉन्ड करता है। लेकिन जिस नीतीश के मन को मैं देखती थी 2005-6 से, और मेरे लिए आसान नहीं था, मेरा परिवार राजनीति में था, लेकिन बेबाक तरीके से मैंने उन बातों को देखा जो कि बिहार की बातें थी, और मैंने पुरजोर तरीके से प्रशंसा की, अपने किताब में लिखा। बहुत आलोचना भी मेरी हुई उस पर, लेकिन मैंने कहा नहीं, जो देखा अगर वो सच है तो एम्पेरिकल बातें मैं करूंगी। आज जो बिहार के सामने चैलेंज है वो एक बड़ा चैलेंज है। हमारे, आपके और संतोष जी की तरह एक प्रखर बुद्धि रखने वाले लोग जो हैं, हम लोग एक आवाज बन चुके हैं, लेकिन हमारी जिम्मेवारी है कि क्या हम बिहार की बात उन शब्दों में चर्चा करेंगे जो ग्लोबल कैपिटल को बिहारी लेबर की आवश्यकता है, ऐसे ज्यादा लेबर ट्रेन में और बस में ठूस के और भेज दिया जाए, या हम जमीन की बात करेंगे जो जमीन गरीब के पास नहीं है, जिस जमीन पे आपदा होती है और जिस जमीन में जड़ा हुआ एक चिंतन की आवश्यकता है। आज आप बता सकती हैं सबसे बड़ा बिहारी पोएट कौन है? बिहार से साहित्य अकादमी के अवार्ड्स कौन लेते हैं? कुछ पता नहीं है। उस जगह की एक इतिहास, संतोष जी की किताब का नाम आपने बताया, ललचा के मैं ये किताबें खरीदूंगी। 30 साल की जिंदगी निरर्थक है दिल्ली में, क्योंकि इसमें बिहार का बोध नहीं है, बिहार का सार नहीं है। जमीन से ज्ञान की उपज होती है और ज्ञान पर एक जीआई टैग है। ग्रीस पर अगर हम जाते हैं तो कहते हैं ये एथेंस में हुआ। तो बिहार में जमीनी ज्ञान जो है उसका कैसे हम संचार करें और उससे कैसे हम आगे आने वाले समय का हमको बोध हो, और कहीं ना कहीं पुराने एजेंडा में जाना बिहार दिखलाता है कि एक अच्छी बात है, इससे सोच बन के उभरती है। और बिहारी ऐसी जगह है जहां सोच में रसिक बातें जो है वो की जा सकती हैं। हमारे पास पैसा नहीं होगा, लेकिन अच्छी चर्चा के लिए मुझे पता है किसी दरवाजे पे मैंने खटखटाया हो कभी, एक चर्चा के लिए बहुत गर्मजोशी से आमंत्रण दिया जाता है, बातें सुनी जाती है, प्रतिष्ठा दी जाती है। और बहुत गौरव है मुझे इस बात का कि हम खंडन और मंडन मिश्र की जो पूरी एक चेतना थी कि जो बातें हैं वो केवल सुनना मत, उसे खंडन भी करना, मंडन भी करना। तो ये परंपरा जो है ये बिहार की ही परंपरा है जो गौरवशाली, जिसको लेकर हम आगे बढ़ते हैं। मुझे पास्ट में जाने का कोई मुझे दिक्कत नहीं, उसका ही आवरण है जिसके चलते हमारी प्रतिष्ठा है, हमारी जिंदगी और हमारी सोच, हमारा समाज है जिसको हम ये ओ करते हैं। मैं पास्ट वाली बात इसलिए कह रही थी मनीषा जी, क्योंकि पास्ट में जाकर के चीजों को एनालाइज करके हम समझ तो सकते हैं कि हमारी स्थिति ऐसी क्यों है, लेकिन आगे का रास्ता जो शायद राजनीति के थ्रू आता या शायद सामाजिक परिष्कार के थ्रू आता, उस पे बहुत अधिक चर्चा कहीं भी नहीं हो पाती है। अभी भी हम जब बात कर रहे हैं तो संतोष जी बात करिए, आप बात करिए, मैं भी अगर बात करी तो हम पास्ट की गलतियों पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जो करना चाहिए, लेकिन आगे की दिशा क्या हो। संतोष जी, अभी जो एक नई राजनीति उभर रही है जिसमें एक तड़का नेशनलिज्म का है, दूसरा तड़का रिलीजन का है और तीसरा तड़का रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिक्स का है, इन सभी बातों में कहीं ना कहीं आप ही के आने वाली किताब के इंट्रोडक्शन से अगर मैं शब्द उठाऊं तो जो सेक्युलर शब्द है वो ग्रीन, जो सोशलिस्ट शब्द है वो ग्रीन के साथ अटैच्ड हो जाता है। सैफरन भी उतना ही सोशलिस्ट है जितना ज्यादा ग्रीन है। तो इस पूरे चक्कर में जो एक कॉमन बिहारी, जिसकी बात मनीषा जी ने की, जो माँ हर पटना जाने वाली गाड़ी को रोक करके पूछती हैं कि मेरे बेटे का क्या हुआ,
इस ग्रीन और सैफरन की पॉलिटिक्स में वो बच्चा कहाँ है, उसकी माँ कहाँ है, और वो भूमिहीन मजदूर कहाँ है? मैं तो मंत्रमुग्ध होकर सुन रहा था मनीषा जी को। मैं बहुत सीखने का मौका मिल रहा था उनके रिसर्च से। मैं आपसे सीखती हूँ संतोष जी। नहीं नहीं नहीं, हम गंडामन लोग पे सब आपने एक जम दूसरे के रिपोर्टिंग की थी। और बहुत बहुत मुझे आप लोग दोनों को गंडा सुनना ऐसा लग रहा है जैसे कि यूनिवर्सिटी के बाद पहली बार मैं ऐसी कक्षाएं बैठी हूँ जहाँ तो बहुत बड़े गंडामन गंडामन नाम से मुझे अभी भी आंख में आंसू आ जाता है। बिल्कुल, बहुत सॉलिड रिपोर्टिंग थी। मैं इतनी बार गंडामन गया हूँ कि एक राजू जी हैं, उनका मुझे लगता है कि शिव नाम था उनके बेटे का, 5 साल बेटे की उनका डेथ हुआ था। वो बोल रहे थे कि सर मैं आपको थोड़ी सी जमीन दे देता हूँ, आप यही रह जाइए, आपने इतना लिखा है हम लोगों के बारे में। तो कहीं न कहीं मुझको लगता है कि एकाकार पत्रकार कोई भी आदमी को करना चाहिए उस चीज से। और अभी भी मुझको याद आता है कि आप जेसीबी की चर्चा कर रही थी कि एक बाप का इतना दर्द था एजुकेशन सिस्टम में, उसने स्कूल के आगे ही अपने बेटे को दफना दिया कि तुम कहाँ मुझको हटा के ले जाओगे, यादों को तुम क्या करोगे। तो वहां से अब वो कोड के एक परिवार में गया था, 23 बच्चे मरे थे उसमें, 23 बच्चे का। और कहाँ कैसे कैसे ले जाया गया था, बाइक पर ले जाया जा रहा है। एक परिवार में 7 बच्चे बीमार हैं। और आप सिस्टम देखिए आप कि एक मतलब कि आपने एक एजुकेशन सिस्टम खड़ा किया, एक किचन नहीं दिया उसको। गलती क्या थी? एक ही कलर के डब्बे में उन्होंने एक में सरसों तेल रखा हुआ था और एक में वो पेस्टिसाइड रखा हुआ था। अब ठीक है, उस प्रिंसिपल को कन्विक्शन हुआ माया देवी का, ठीक है, वो अलग बात है। मैं एक सिस्टम की बात कर रहा हूँ। उसके बाद सरकार को ख्याल आया कि किचन भी होना चाहिए कुछ, जहां हम स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने वो सिस्टम अलाउंस का शुरू किया कि एक टीन शेड बना जहाँ की आप सामान रख सकते हैं। तो मुझको लगता है कि इतनी बड़ी घटना का क्यों आप इंतजार करते हैं? एक गंडामन क्यों होना चाहिए? तो मैं मूल सवाल पर आता हूं। मैं ग्रीन एंड सैफरन के कॉन्फ्लिक्ट के बीच में आपने पूछा कि वो बच्चा कहाँ फंसा हुआ है। अब देखिए कि अब सोशलिस्ट ग्रीन क्या था, वो सैफरन क्या है, अब हम लोग सब कुछ थोड़ा थोड़ा जानते हैं। अब सैफरन में ऑफ कोर्स वो राष्ट्रवाद का पुट है और कहीं न कहीं एक पार्टी का उदय होता है। सोशलिज्म के साथ-साथ आप देखते हैं कि किस प्रकार से बीजेपी का उदय होता है। धीरे-धीरे उदय होता है और वो आप एक तरह से अनटचेबल टू ऑलमोस्ट अनबीटेबल हो गई है वो पार्टी। मुझको याद आ रहा है कि मैं पढ़ रहा था कि लोग जयप्रकाश नारायण को बोलते हैं कि उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स को कंटेक्चुअलाइज किया। तो राम मनोहर लोहिया ने भी किया था। गोलवरकर से मिले थे 67 की गवर्नमेंट बनने के पहले। पहली तो गवर्नमेंट 67 में बनी थी ना। जेपी का तो जनता पार्टी की गवर्नमेंट बाद में बनी। तो फर्स्ट जो सैफरन की एक्सेप्टेबिलिटी वहां से होती है, उनको होता है, तो उनको पूरी तरह से असर्ट नहीं करने दिया जाता था, वो पीछे में रहते थे। और धीरे-धीरे वो साथ-साथ आते हैं, साथ-साथ उनकी यात्रा चलती जाती है और उससे उससे उसे ग्रीन निकलता है। वो ग्रीन नीतीश कुमार का ग्रीन है। वो जब 93 में नीतीश कुमार के सेट से अलग होते हैं और उनसे मैंने एक बार पूछा था कि आपने उस समय लालू जी को क्यों समर्थन किया था जब वो लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए बात चल रही थी या फिर मुख्यमंत्री की बात चल रही थी। तो उन्होंने कहा था कि वो करने से कम ये हो गया कि सत्ता को हम अपने जनरेशन में ले आए। उसके पहले विनायक मंडल थे, अनूप मंडल थे, गजेंद्र हिमांशु जैसे लोग सरीखे लोग थे, वहां तक आया। तो अब नीतीश कुमार उस ग्रीन को रिप्रेजेंट करते हुए बाहर निकलते हैं, समता पार्टी होता है, जॉर्ज फर्नांडिस के साथ आते हैं और फिर इनको लगता है कि प्रयास करते हैं, जाति ध्रुवीकरण करेंगे। और वो सब लोगों को लगता है कि कुर्मी चेतना रैली में नीतीश कुमार का बहुत बड़ा हाथ था। नहीं, उन्होंने लास्ट में हड़प लिया था। वो सतीश कुमार ने था और सरी के छोटे-छोटे नेता थे जिन्होंने घूम करके यात्रा की थी। लालू जी ने अंत में उनको भेजा था। तो उस प्रकार से वो एक फिर जब उन्होंने ये रियलाइज किया कि बिहार की राजनीति जब त्रिध्रुवीय होती है तो जीत लालू जी की हो जाती है। ये चलता रहा 15 साल तक लगभग। तो उसी बीच में तब नीतीश कुमार ने कहा अच्छा थोड़ा-सा मुझे सैफरन की मदद ली जाए। तब वो 96 में याद है वो एक सबको रेफरेंस देते हैं कि आडवाणी जी और जॉर्ज फर्नांडिस हाथ पकड़े हुए मुंबई में ले जाते हैं, उनके साथ में आते हैं और उसके बाद बीजेपी की लीडरशिप इमर्ज नहीं करती है
और फिर जाकर के फिर 2000 में 7 दिन के लिए सरकार बनती है, और लेकिन नीतीश कुमार की एक बड़ी सी लकीर खींच देते हैं कि मैं नेता होऊंगा। कैलाशपति मिश्र ने उसी समय कह दिया था कि भाई आपने डिक्लेयर कर दिया नीतीश कुमार को, तो तुम्हारा कोई नेता अब नहीं होगा। और बड़े प्रोफेटिक वर्ड थे उनके, लगभग वो बात सत्य हुई और अभी भी बीजेपी उस चीज पर स्ट्रगल कर रही है। तो एक राजनीतिक पक्ष हुआ। अब उसका एक सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक पक्ष ये है कि इस ग्रीन और सेफ्रन के कॉन्फ्लिक्ट में हमारा जो डेवलपमेंट का एजेंडा था वो हमेशा फंसा रहा। डेवलपमेंट एजेंडे को हमने, अब मैं आश्चर्यजनक मुझे लगता है कि इतने सालों के बाद अब बिजली, सड़क, पानी, कब तक बात कीजिए बिजली, सड़क, पानी की? ये बहुत बेसिक चीजें हैं। आपने एक ढंग का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खड़ा नहीं किया, एक जबरदस्त मेडिकल कॉलेज, अब एम्स है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। कोविड क्राइसिस में इतने मुझे फोन्स आते थे कि एनएमसीएच में एडमिशन करवा दो, एडमिट नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी होगी। किसी को ये कॉन्फिडेंस नहीं था कि भागलपुर के मायागंज हॉस्पिटल में इलाज करा पाए, डिस्पाइट कि ये कोविड डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल था। तो हमको कोविड के कारण हमारा एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत दुरुस्त हुआ। हमको पता ही नहीं था कि डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल में भी ये ऑक्सीजन सिलेंडर होने चाहिए, तो उपलब्धि नहीं था, एक्सपर्टीज नहीं थी। डॉक्टर्स भी बोलते थे कि ये प्रेडिक्टेबल ट्रीटमेंट है, उससे ज्यादा बियॉन्ड नहीं कर सकते हैं। फिर बस सरकार की शिकायत होती है तो फिर जाकर के वो गवर्नमेंट इस सिस्टम को, कोविड ने जॉल्ट किया सिस्टम को और चीजें इंप्रूव हुई। मैं नहीं कहता हूँ कि सिरे से नकार कर देना। आज के डेट में देखिए बिहार में भी 1.5 लाख टेस्ट पर डे हो रहे हैं और हमारा पॉजिटिविटी रेट बहुत कम गया है, रिकवरी रेट 93%। लेकिन ये सब सारे सेकंड थॉट्स में बिहार के जो डेवलपमेंट होते हैं, इवन जो गवर्नमेंट रिएक्ट करती है। अब मुझको बहुत, अब गंडामन की चर्चा वो आप कर रहे थे, मुझको बहुत तकलीफ व्यक्ति की एज ए पत्रकार, एज ए सिटीजन के रूप में तकलीफ हुई थी कि मुख्यमंत्री कभी नहीं गए वहां। बाद में उनको मॉडल पंचायत और क्या क्या घोषणा की और कुछ कुछ दिया, गाँव को डिक्लेयर किया। लेकिन ये सारे सेकंड थॉट्स थे। जब भी बड़ी घटना घटती है मुख्यमंत्री वहां नहीं जाते। कर्पूरी ठाकुर, आप देखिए कर्पूरी ठाकुर का लाश दलेल चक भगोरा का मैसेकर होता है। मैं बिहार में आया नहीं था, मैं बिहार को पढ़ के जाना, मैं तो 5 में आया हूँ। उसके पहले बहुत सारे गैप्स थे, मैंने पढ़ा। अभी भी सुरेंद्र किशोर जैसे तरीके लोगों के साथ में बैठता हूँ तो मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। तो मैं पता नहीं मैं भटक रहा हूँ, मैं क्या बता रहा हूँ। बोलते बोलते मैं थोड़ी सी कड़ी अगर छूट जाए मुझे बताइएगा। तो मैं आपके वो बच्चे के सवाल पे आता हूँ कि वो बच्चा कहीं न कहीं गंडामन गांव में अभी भी है। हर बिहार में बहुत सारे गंडामन हैं। नहीं, हमारा एजुकेशन सिस्टम में वो चीज नहीं पहुंचा है, जो डिलीवरी सिस्टम में कि जब तक स्लेट प्लेट में हम लोग फंसे रहेंगे ना, तो वो जब तक नहीं होगा, वो उनको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा और सरकारी सिस्टम के प्रति भी ट्रस्ट जगाना पड़ेगा। मदन मोहन झा की चर्चा की, मुझको लगता है कि अगर ब्यूरोक्रेसी की बात करें, ही वाज द लास्ट ऑफ द रिफॉर्मर्स। उन्होंने कॉमन स्कूल सिस्टम पर बहुत जबरदस्त काम किया था, एक मॉडल लेके आए थे और जब मॉडल प्रस्तुत किया, बजट तैयार था, 3000 करोड़ का बजट था। नीतीश कुमार ने कहा हम लोग 5 साल में डिवाइड करके करेंगे। लेकिन फिर एक एजुकेशन की, प्राइवेट एजुकेशन की लॉबी आती है जिनका की राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, उसमें कुछ लोग उनकी पार्टी के भी होंगे, वो उतना बड़ा एजेंडा नहीं होता है। वो फिर वो अपनी भूमि की बात छेड़ी थी, डी बंदोपाध्याय कमीशन, उसकी इनसाइड स्टोरी क्या थी? जब उन्होंने लागू किया था तो उन्होंने एक अपने मित्र से सहयोगी किया था, एक राजनीतिक प्रखर समाजवादी लेखक भी हैं, उनसे चर्चा की थी कि अरे मुझको तो गोली मारी जाएगी, देखिए मैंने ऐसा काम किया है, ये रिपोर्ट आएगा, लेकिन मैं इसको रिकमेंड करके रखूंगा। ये प्रेम कुमार मनी को शेयर किया था और उनको, और उसके बाद कहा था कि अब इस रिपोर्ट को लाया जाएगा। तो 2009 में मुझको मौका मिला इंटरव्यू करने का। तो बहुत तरह तो आप देखते हैं कि सत्ता विरोधी सवाल तो लोग करते नहीं, वो ट्रेंड कमता जा रहा है। तो मैंने पूछा कि डी बंदोपाध्याय कमीशन का क्या हुआ, वो कब लागू होगा? तो बोला अरे लागू होगा ना। अब अपने अंदाज में नीतीश कुमार बोलते हैं कि लागू होगा, अभी तो बहुत सारी उसमें बात है। तो मैंने कहा कि लालू जी कह रहे हैं कि वो आप कभी लागू नहीं करेंगे आप। बोला उनके पास भी कुछ लोग बैठे हुए थे तो बोले कि नहीं वो लालू जी हमारा एजेंडा। लेकिन उसका लबोलवाब ये था कि उनको रिकमेंड था। फर्स्ट थाउट में उनको लगा कि वो रिपोर्ट वो एक लागू में करता हूं तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन क्या हुआ कि जो जमींदार थे, आप ओबीसी के एक ग्रुप से
नियो रिच पैदा होते हैं, वो ओबीसी में भी जमींदार हुए जी। उस लॉबी का भी प्रेशर आया, सिर्फ अपर कास्ट के जमींदार नहीं थे, उनका तो बहुत सारी जमींदारी छीन गई थी। जो इसमें ये होता है, तो जो आप बहुत बहुत अच्छा एजेंडा लेके चलते हैं, बहुत लगता है कि बहुत अच्छी सोच है, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो फिर अब उसी पॉलिटिक्स में फंस जाते हैं, और कहीं न कहीं लगता है कि वो बच्चा उसी पॉलिटिक्स में फंसा हुआ है। संतोष जी, मनीषा जी, बहुत बहुत आभार कि आप लोगों ने इतना समय दिया। मैं इस चर्चा को विराम जानबूझकर यहाँ पे कर रही हूँ, क्योंकि सॉल्यूशंस पे इतनी जल्दी 15-20 मिनट में चर्चा नहीं की जा सकती है। ये जो कॉन्टेक्स्ट आप लोग दोनों ने दिया है, ये बहुत जरूरी है, खास करके बिहारी युवाओं को समझना। वो युवा जिनके पास एक्चुअली पढ़ने के लिए भी, बिहार का राजनीतिक इतिहास पढ़ने के लिए भी उनके पास बहुत किताबें नहीं है। मैं सबको रेकमेंड करना चाहती हूँ कि आप मनीषा जी की जितने भी आर्टिकल्स रहे हैं बिहार पे, वो आप ढूंढिए, पढ़िए। कुछ आर्टिकल्स आपको कुछ मैगजीन्स के सब्सक्रिप्शन से मिलेंगे, आप सब्सक्राइब कीजिए, पढ़िए। और संतोष जी की किताब, जो मैं बहुत आधिकारिक तौर पे कह सकती हूँ कि मील का पत्थर है, और आई थिंक एकमात्र किताब है जिसने बिहार की पॉलिटिकल जर्नी को बहुत अच्छे से समझाया है। आप उसको उठाइए और पढ़िए। पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिहार सच में मंडन मिश्र की भूमि रही है, बाबा नागार्जुन की भूमि रही है, फणीश्वर नाथ रेणु की भूमि रही है, और जितने भी आंदोलन हुए हैं उसमें एक इंटेलेक्चुअल पुट जरूर रहा है। उस पूरे आंदोलन के पीछे, बड़े बड़े नेताओं के पीछे एक इंटेलेक्चुअल पुट जरूर रहा है। तो आप पढ़िए, बिहार को समझिए, और आप लोग दोनों मेहमानों का बहुत बहुत आभार, सच में आभार। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।